जो नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। कृषि अनुसंधान और कृषि के क्षेत्र में ग्रामीण विकास, ये दोनों आज के ज़माने के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि हम उसकी व्याख्या तक नहीं कर सकते हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्र में खेती से संबंधित जो पूरा फसल चक्र है, जिसमें पशुपालन भी है, मत्स्य पालन भी है और कई प्रकार के अन्य विधाएं धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। इस समेकित विकास में हमारा ICAR बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण विकास में इसकी क्या भूमिका है, यह किस तरह किसानों को मजबूत बना रहा है, ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार यह दुरुस्त कर रहा है, आज इस तमाम विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज के हमारे इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं सुजय रक्षित जी, ICAR इंडिया के आप निदेशक हैं। सुजय जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चौधरी जी। हाँ, जो पहला जो सवाल है वो ये है कि जिस टेक्नोलॉजी से संबंधित हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और जिस चक्र से संबंधित हम चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, अधिकतर लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। दरअसल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। आज जैसे आप देखेंगे कि वातावरण में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जी। और हम लोग जो किस्म बनाते हैं, आप फसल का लीजिए कि मत्स्य के लीजिए कि जानवर के लीजिए, तो उसको ये जो वातावरण में जो बदलाव आ रहा है उसमें वातावरण क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उसमें जो इसमें नया नया बीमारी आ रहे हैं, नया नया कीड़ा आ रहे हैं जो हमारे फसल को नुकसान कर रहे हैं, जानवर को नुकसान कर रहे हैं। और अब पहले हम लोग सोचते थे कि ये सब लिंक्ड है, ऐसा नहीं कि फसल, जानवर, मत्स्य अलग अलग है। अब जब कोरोना आया, हम लोग ये देखा कि ये जो एक चमगादड़ में कोई बीमारी था जो किस तरह से पूरा दुनिया को ठप कर दिया। हाँ, पूरी दुनिया। तो ऐसे ही बहुत सारे चीज़ होता है कि जो पौधे से जानवर में जाते हैं, जानवर से इंसान में आते हैं और नुकसान करते हैं। तो हम लोग जो कोशिश करते हैं कि ट्रेडिशनली हम लोग ब्रीडिंग करते थे, नया नया किस्म बनाते थे, उसके जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। लेकिन अब जो वातावरण में इतना बदलाव आ रहा है तो इसको और भी जल्दी हमें एक्सेस करना है। तो इसको अगर कोई बदलाव लाना है हमारा फसल में, उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें आप लोग जानते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एक होता है। जब भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम लोग सिर्फ उसी को सोचते हैं कि GMO, हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग वो एक पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास और भी टेक्नोलॉजी है। जैसे कोई एक जीन को हमने आइडेंटिफाई किए, उसको कैरेक्टराइज किए हैं। कैरेक्टराइज करने के बाद हमें पता चला कि इसको अगर हम इस फसल में डालेंगे तो इसमें सपोज ड्राउट जो सूखा पड़ता है उसमें वो अच्छा से उसको टॉलरेट कर सकते हैं। अब कई बार देखेंगे अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, उसी कुछ दिन के बाद एकदम सूखा पड़ गया। तो दैट मीन्स आजकल झारखंड में देखने को मिल रहा है ये स्थिति में। बिल्कुल, ये स्थिति में हमें उसमें सूखा के लिए भी उसमें लड़ने का क्षमता लाना है जी। उसके साथ साथ जो ज़्यादा पानी हो जाएगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर लॉगिंग, उसमें भी उसको जिंदा रहना है। तो उसके लिए हमें अप्रोच थोड़ा सा 2 डिफरेंट जीन को ला के एक जगह में लाना है। तो उसमें हम लोग को जो हम लोग बोलते हैं जीन, जब बोलते हैं उसका बेसिक है कि हमारे जो DNA जो हर एक के अंदर रहते हैं, उसका कुछ अंश को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसको क्रॉस बनाते हैं। लेकिन वही जीन आए हैं कि नहीं, पहले हमें समझ में नहीं आता था। जब तक हम लोग खेत में ले जाके उसको सूखा में एक्सपोज करेंगे, क्या वाटर लॉगिंग में एक्सप्रेस करेंगे, हम लोग अभी मार्कर से उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और पहले हम लोग डिफरेंट जनरेशन जाते हैं, वो मार्कर को देखते हैं, उसके बाद लास्ट में जाके हम लोग देखते हैं कि हाँ ये तो ये केवल फसल में ही है? फसल में नहीं, ये जानवर में भी होता है। अच्छा। मत्स्य में भी होता है। सूक्ष्म जीव होता है जो हमारा कंपोस्टिंग में मदद करते हैं, नाइट्रोजन को ट्रैप करने के लिए मदद करता है, उस दिशा में भी काम करता है। इसके साथ साथ हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग भी करते हैं जी।
तो इस बहुत सारे इसका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अकेले बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, इसका और भी पहलू कई एस्पेक्ट हैं, कई पहलू हैं। अच्छा सुजय जी, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इस क्षेत्र में, जैसे हमारे किसान हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी उनको क्यों चाहिए? ये टेक्नोलॉजी सीधा उनके तरफ नहीं जाएगा। इसमें जो हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे मैं आपको अभी बोल रहा था कि जो सूखा पड़ते हैं उसको टॉलरेट करने के लिए हम एक अगर वैरायटी बनाएंगे, ये वैरायटी हमारे किसान के पास जाएगा। और इसके साथ साथ हमें किसान को, जैसे वो लोग जानवर पालते हैं, मत्स्य कल्टीवेट करते हैं, क्या क्रॉप लगाते हैं, तो उनको भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसमें हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके साथ साथ जो इस क्षेत्र में जो किसान के बच्चे हैं उन लोगों को भी पढ़ने का मौका चाहिए। तो हमारा संस्थान सिर्फ रिसर्च में नहीं कर रहे हैं, हम लोग शोध तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक बड़ा सा हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अच्छा, लोग एक और है कि ICAR इंडिया जो है उसका कोई इंस्टीट्यूट तो अपने यहाँ है ना, तो वो क्या क्या कर रहा है? देखिए, अगर आप रांची का बात करेंगे, इसमें हमारा पहले से एक लॉ का संस्थान था जिसको आजकल नीसा बोला जाता है। उसके साथ साथ एक ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स जो प्लांडू में है, वो लोग भी काम कर रहे थे। तो ये जो हमारा संस्थान जो है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, ये 2012 में एक पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाया था जिसको बोलते हैं वीरप्पा मोइली कमेटी। वो लोग महसूस किया कि देश का जो रिक्वायरमेंट है एडवांस टेक्नोलॉजी में, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का जो पढ़ाई हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी एक एरिया है जिसमें हमें और भी ज़्यादा ट्रेंड मैन पावर तैयार करना है। और रिसर्च भी हमें फोकस्ड वे में एक इंटीग्रेटेड इंटरफेस ऑफ प्लांट, एनिमल, फिश, बर्ड्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस दिशा में काम करना है। तब 2012 में ये डिसाइड किया गया था कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट बायोटेक्नोलॉजी में बनाया जाए, वो रांची में एस्टेब्लिश किया गया था। उस समय 2012 से 2021 तक हम लोग जो नामकुम में जो लॉ का संस्थान है, जिसको आजकल मैं बोल रहा था नीसा बोला जाता है, वहाँ एक क्वार्टर से हम लोग दो तीन क्वार्टर से हम लोग फंक्शन करते थे। 2021 में हम लोग जो यहाँ रिंग रोड है उसके बगल में हमारा संस्थान स्थापित हुआ है, हम लोग अब वहाँ से फंक्शन कर रहे हैं। और 2020 से ही हम लोग एजुकेशन प्रोग्राम भी शुरू कर दिए थे, लेकिन उस समय कोरोना का प्रकोप था, उस समय मैक्सिमम क्लास ऑनलाइन हुआ था। अभी हमारे पास UG का प्रोग्राम, PG में इस साल से हम लोग PhD भी शुरू कर दिए, और MSc का प्रोग्राम। तो ये BTech बायोटेक्नोलॉजी, MSc 5 सब्जेक्ट में हम दे रहे हैं, उसके साथ PhD भी हम लोग शुरू किया जो 2 सब्जेक्ट में अभी है। अभी कितने बच्चे हैं अपने पास? करीब हमारे पास 75 बच्चे अभी है, अभी और 10 बच्चे एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। तो करीब हम लोग अभी, क्योंकि ऑफलाइन हम लोग अभी पिछले साल से शुरू किए हैं, तो करीब 80 से 90 बच्चे हो जाएंगे। और ये बच्चे आते कहाँ से हैं? ये अक्रॉस कंट्री, अभी हमारे पास 18 राज्य से बच्चे हैं, केरला से, जम्मू कश्मीर, उधर राजस्थान से, अरुणाचल प्रदेश। तो ये मतलब नेशनल स्तर पर जो नेशनल स्तर में जो एग्ज़ाम होता है वहीं से आते हैं, और सभी राज्य के बच्चे हैं, वो लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो हमारे साइंटिस्ट शोध के साथ साथ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। और ये सिर्फ हमारा संस्थान अकेले नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं बोला कि ICAR का और भी ब्रांचेस हैं। एक नीसा है, एक हमारा प्लांडू में एक जो ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स और ईस्टर्न रीजन का रीजनल स्टेशन है, और एक नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, उसका भी एक रीजनल स्टेशन है। हम लोग सब मिलके ये जो एकेडमिक प्रोग्राम है, जिसको अभी IRI मेगा यूनिवर्सिटी के नाम में जाना जाता है, तो रांची हब जो है, उसका 16 हब है देश में, उसमें जो रांची हब है वो उसका काम हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन बाकी जितने भी हमारा ये बाकी 3 संस्थान हैं, हम लोग मिलजुल के ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये पढ़ाई के अलावा भी मतलब और कोई प्रोग्राम होता होगा जो किसानों से संबंधित है, जो पशुपालकों से संबंधित है, और प्रोग्राम आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं क्या? हम लोग हर साल कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ हम लोग हमारे संस्थान में इंडिपेंडेंटली करते हैं, कई बार KVK के साथ करते हैं, हमारे बाकी जो संस्थान हैं उनके साथ करते हैं। तो वो तो उसमें फसल जैसे बीज उत्पादन कैसे करना है। अच्छा, किसानों को बीज बनाना कैसे है। उसके साथ साथ हमने जो अच्छे किस्म हैं जो झारखंड के लिए जरूरी अच्छा है, उसका भी बीज हम लोग किसान को देते हैं।
1 एकड़ 2 एकड़ के लिए, ताकि सीइंग इज बिलीविंग जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, कि वो लोग अगर देखेंगे कि हाँ एक किसान अच्छा कर रहा है तो दूसरा किसान अपने आप आगे जुड़ जाएंगे। सिमिलरली हम लोग फिशरीज में भी ट्रेनिंग करते हैं, जानवर के जो है उसका पशुपालन में भी हम लोग करते हैं। हम लोग हेल्थ कैंप करते हैं ताकि किसान का कोई दिक्कत हो हम लोग दवाई उनको देते हैं, फीड देते हैं जो फिशरीज़ के लिए। ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे केवीकेज है, सिर्फ झारखंड, देखिए ये जो झारखंड के लिए अकेले अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये BAU बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनका मेन है। हम लोगों का पूरा ये रीजन को देखना है, पूरा देश में जो प्रॉब्लम है उसको देखना है। तो ये जो छोटा नागपुर प्लेटू जो है, जो झारखंड आते हैं, बंगाल आते हैं, उड़ीसा आते हैं, ये यहाँ जितने भी केवीकेज है उसको भी हम लोग जिसको बोलते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर, बहुत सारे जैसे आपको पावर टिलर चाहिए, क्या कल्टीवेटर चाहिए, किसान अकेले खरीद नहीं सकते हैं। तो हम लोग छोटे होते हैं 1 एकड़ 2 एकड़ वाले, तो कैसे उसको क्या करते हैं, हम लोग उनको फंड देते हैं, वो लोग कस्टम हायरिंग सेंटर बना रहे हैं और किसान जाके उनके पास जाते हैं, एक टोकन मनी जमा करते हैं, उसको ले जाके अपना काम करके वापस कर देते हैं, और जो पैसा इकट्ठा होता है उसी में उसका मेंटेनेंस हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग उनको, तो ये प्रोग्राम आपका ऑलरेडी चल रहा है। ये हम लोग 2012 से जब हमारा संस्थान आए 15-16 से ये काम शुरू हो गया। अभी ये कस्टम हियरिंग सेंटर जो बनाने का काम पिछले 2 साल में और एक से 2 साल में हम लोग ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि हम लोग अगर अकेले करते हैं, हम लोगों का पहुंच उतना नहीं है जितना केवीके के पास है। किसान उनके पास सीधा जाते हैं और उनसे वो चीज़ लेते हैं, और उसके लिए जो भी सपोर्ट उनको चाहिए जो वो हम लोग उस केवीके को दे रहे हैं। कुछ चीज़ हम लोग डायरेक्ट भी कर रहे हैं, जैसे किसान को बीज देना है, छोटा छोटा इम्प्लीमेंट्स देना है, छोटा पंप देना है, ये सब हम लोग डायरेक्टली भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये महसूस करते हैं कि हम लोग जहाँ लोकेटेड है उसका सराउंडिंग में जितने भी गांव हैं, मतलब जितने भी स्कूल्स है, उनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे हमारे आसपास जो स्कूल है उनको किसी को कंप्यूटर चाहिए, किसी को क्लासरूम में कोई सामान चाहिए, अलमीरा चाहिए, सामाजिक रिस्पांसिबल है, इस तरह से भी हम लोग उनको बहुत तरह से मदद करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग यहाँ हैं और इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और बच्चों, क्योंकि हमारा एजुकेशन भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ठीक है हम लोग एक तो हायर एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन स्कूल में भी बच्चों को अगर कुछ मदद नहीं देंगे, एक्सपोज नहीं करेंगे। सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी, जैसे आपने अभी बोल रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी मतलब सब लोग सोचते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल, और एक हमारे उसका सही है गलत है उस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग अलोन नहीं है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट है। तो इसका जो अवेयरनेस क्रिएट करना, जैसे डिफरेंट स्कूल में के बच्चे लोग आते हैं, वो लोग देखते हैं कि हाँ वैज्ञानिक लोग ऐसे काम कर रहे हैं, लेबोरेटरी कैसा होता है, तो वो भी उनको उत्साहित करते हैं कि आगे हम भी वैज्ञानिक बने, हम भी इस दिशा में कुछ काम करें। तो इस दिशा में भी हम लोग बहुत तरह से कोशिश कर रहे हैं, प्रेरित करते हैं बच्चों को। अच्छा, जब ये बायोटेक्नोलॉजी की बात होती है, तकनीक की बात होती है, तो ये लगातार ये कहा जाता है कि नहीं जो बीज है वो एक फसल के बाद दूसरा फसल नहीं हो सकता है उसका। तो ये जो भ्रम है, ये जो एक किसानों के बीच में ये सचमुच भ्रम है कि ये भ्रम नहीं होना चाहिए? ये भ्रम कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा टेक्नोलॉजी बीच में आया था जो हमारे देश में पहले ही इसका जो गलत इस्तेमाल होगा उसको समझ के उसको हम लोग, इंटरनेशनली भी अभी उसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन एक होता है कि हमारा ट्रेडिशनल वेराइटीज़ जी, जो किसान उसको लगाते जाते हैं, उसी से ही बीज लेते हैं, उसको आगे करते हैं, लेकिन उसका जो पैदावार है वो धीरे धीरे घटता जाता है, वो उतना नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। उसमें हम लोग अभी हाइब्रिड में ऊपर फोकस देते हैं। जैसे मक्के में, मैं मक्के का एग्जांपल ले रहा हूँ। मक्के का जो पैदावार इतना बड़े हैं, अभी हम लोग करीब 3.4 टन पर हेक्टर में पहुँच गए। जब मैंने नौकरी में आया था तब 1 टन पर हेक्टर से कम ही था, उसके अराउंड था। तो ये जो हाइब्रिड आए हैं, हाइब्रिड का बहुत योगदान है, लेकिन हाइब्रिड का जो सीड इस बार आपको मिला है उसको अगले बार लगाएंगे तो उसका पैदावार बहुत कम घट जाएगा। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि उसमें कुछ टेक्नोलॉजी डाला हुआ है, इसका इनहेरेंट जो एक जेनेटिक बिहेवियर है उसमें आप उसको हर साल फ्रेश सीड चाहिए। और जो ट्रेडिशनल सीड्स भी है उसको भी हम लोग बोलते हैं कि सीड रिप्लेसमेंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही सीड को आप बार बार, क्योंकि जितना भी हम कोशिश करें कुछ उसमें कभी बाहर से कुछ पोलन आ गया, उसमें चेंजेस आते हैं,
लेकिन हम लोग जो फाउंडेशन सीड बनाते हैं, जो ब्रीडर सीड बनाते हैं, सर्टिफाइड सीड बनाते हैं, उसमें बहुत ही माइन्यूटली हम देखते हैं कि इसमें कोई उसका जो कैरेक्टर है उसमें कहीं बदलाव ना आ जाए। तो इसीलिए किसान को अगर अपना उसका पूरा फ़ायदा लेना है तो जो इस तरह का जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी हम लोग टेक्निकली बोलते हैं, उसको कम से कम 3 साल 4 साल में बदलना चाहिए। और जो हाइब्रिड है उस पर कोई चारा नहीं है, हर साल ही लेना पड़ता है। तो उसमें भी हम लोग जो सरकारी संस्थान से जो भी सीड बनाते हैं उसको जो प्राइवेट कंपनी बनाते हैं उससे काफ़ी और आधे से भी कम दाम में हम लोग देते हैं। अच्छा, दूसरा इसी से संबंधित एक सवाल और है, जो आम फहम है सवाल कि जो हाइब्रिड बीज है तो उसके लिए पेस्टिसाइड और उर्वरक का ज़्यादा खपत होता है, तो ऐसा भी कुछ है क्या कि ये केवल भ्रम है? पूरा मैं भ्रम इसको नहीं बोलूँगा जी। देखिए, अगर आपको कहते हैं पानी का भी ज़्यादा उसमें खपत होता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर ज़्यादा आपको उसका प्रोड्यूस लेना है जी। अगर आपको ज़्यादा काम करना है और आप बोलेंगे कि इसको कुछ खाने नहीं देंगे और ये ज़्यादा काम करेगा, ये हो नहीं सकता। उसी सिद्धांत तो पर ही। उसका अगर पैदावार हमें ज़्यादा लेना है तो उसको हमें तो कुछ तो खाद देना ही है। बिल्कुल। कुछ उसमें उसी में क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसका जितना ज़रूरत है वो क्या हम लोग ये कंपोस्ट और इससे दे सकते हैं। कई बार नहीं दे पाते हैं तो उसमें हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र बोलते हैं। पेस्टिसाइड का जो जहाँ आप बात कर रहे हैं, पेस्टिसाइड हम लोग क्या कोशिश करते हैं, यही यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का रोल आते हैं। जी बिल्कुल। कि ऐसा जीन हम कोई ऐसा जगह से आइडेंटिफाई करें। हो सकता है कि जैसे आप देखेंगे हम लोग धान घास देखते हैं, लेकिन घास भी जो हम लोग आम जो ग्रासेस देखते हैं वो भी उसी प्रजाति में है। आप देखेंगे उसमें बीमारी नहीं लगते, उसमें कीड़ा नहीं लगते हैं, तो दैट मीन्स उसमें कुछ है। बिल्कुल। तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में क्या कोशिश करते हैं, हमारा खोज वही है कि वहाँ से उस जीन को आइडेंटिफाई करें और उस जीन को हम धान में ले आए। मतलब जो जीन वहाँ लड़ रहा है नेचुरली जो है उसी को उसको यहाँ आइडेंटिफाई करके उसको ले आके हम कैसे इसमें वो क्षमता लाते हैं ताकि ये जो पेस्टिसाइड का यूज़ है ये कम हो जाए। ऐसे ही है कि हम लोग जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको हम लोग आँख से देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये लोग जो आज हम लोग जो पैदावार हो रहा है बहुत बड़ा महत्व हुआ है। लेकिन अब ये जो केमिकल हम डालते जा रहे हैं इसमें क्या होता है, इन लोगों का पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। आजकल आप देखेंगे पराली जला देते हैं। पराली जब जलाते हैं हम तो जो धुआं हो रहा है, अब एनसीआर में धुआं हो जा रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी के अंदर जो डैमेज हो रहा है, जो पानी खत्म हो रहा है, उसको हम लोग देखते नहीं हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तो उसमें किस तरह से हम ऐसा टेक्नोलॉजी बनाएं ताकि वो जो लड़ने का क्षमता उसके अंदर ही रहे, बाहर से हमें कोई पेस्टिसाइड डाल के कोई केमिकल डाल के वो ना किया जाए। लेकिन देखिए कुछ चीज़ आपको करना ही पड़ेगा जो अगर तो, लेकिन उस दिशा में भी हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, आजकल नेचुरल फार्मिंग का भी बात हो रहा है, उस दिशा में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि कई बार बोलते हैं नेचुरल फसल चक्र बनाना, हाँ, कि नकार देते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या साइंटिफिक बेसिस है? अगर है तो वो क्या है, उस पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है। उसमें जैसे पर्टिकुलरली हम लोग जो महसूस करते हैं कि उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उस पर बहुत बड़ा असर है। तो हम लोग हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वो लोग उस दिशा में भी काम कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, तो आपके साथ जुड़ने के लिए, जैसे किसान दूर दराज क्षेत्र में रह रहे हैं, आपका रांची में सेंटर है, तो आपके साथ कुछ जुड़ने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई वेबसाइट या कोई कॉल सेंटर इस प्रकार का है, जैसे आम लोग आपके साथ जुड़े, आम किसान आपके साथ जुड़े, बहुत अच्छा आम ग्रामीण आपके साथ जुड़े? बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं। हमारा जो मैं अभी पहले शोध का बात करते हैं जी। शोध के लिए और जो हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके लिए जनरली हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट उनके साथ जुड़ के करते हैं। तो उनका जो नेटवर्क है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और किसान अगर ऐसा तो हमारा वेबसाइट है ही, उसमें पूरा डिटेल रहता ही है, कॉन्टैक्ट नंबर है, किसान कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं और हम कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो हम बताते हैं। इसके साथ साथ हमारे जितने भी केवीकेज है उनके साथ भी हम लोग जुड़े हुए हैं। वो लोग केवीके के साथ भी जाके पूछ सकते हैं कि इस एरिया में हमें ट्रेनिंग का ज़रूरत है, तो उस एरिया में भी हम कर सकते हैं। अब आ रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम जो हमारा UG का प्रोग्राम है वो CUET जो होते हैं उसी के थ्रू होते हैं। जब तीनों
यूजी पीजी में जो एमएससी और पीएचडी, ये हमारा जो एनटीए जो है उनके थ्रू ही हमारा एग्ज़ाम होते हैं। उसमें एग्ज़ाम के बाद जैसे ही उनका रैंक होता है, डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट जगह का प्रेफरेंस देते हैं, उसमें एकेडमिक प्रोग्राम के लिए आ सकते हैं। और बाकी जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए ये मैं आपको बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि हमारे संस्थान के बारे में हमारे दर्शक लोग आज बिल्कुल जानना ही चाहिए। तो कोई भी स्कूल हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, वो लोग आ सकते हैं हमारे संस्थान में। जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट्स चल रहा है, लेबोरेटरी है, एटलीस्ट वो लोग देख सकते हैं कि हाँ ऐसे भी होता है। तो कभी भी वो लोग आ सकते हैं। और आसपास के गांव के साथ तो अभी वो लोग हमें जानते ही हैं। और धीरे धीरे हमारे संस्थान हालांकि 2012 में शुरू हुआ है, हमारे इस कैंपस में हम लोग 2021 में आए हैं और धीरे धीरे हमारा एक्टिविटीज़ बढ़ रहा है, हमारा कैंपस इस्टेब्लिश हो रहा है। तो हम लोग और भी बड़े पैमाने में, पूरा ये राज्य नहीं, पूरा ये जो क्षेत्र है, एक छोटानागपुर मालभूमि और ईस्टर्न इंडिया, यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कंट्रीब्यूट करें। अच्छा, एक और जो आगे का है, भविष्य की क्या योजना है इसकी? क्यों आपने बनाया होगा कि 4 साल में ये, 5 साल में ये, 10 साल में ये, ऐसी भी कोई योजना? जैसे आपको मैं बोल रहा था कि हमारा संस्थान सिर्फ फसल में नहीं काम करते हैं, सिर्फ जानवर में काम नहीं करते हैं। हम लोग पूरा एक इंटरफेस जिसमें प्लांट फसल भी है, जानवर भी है, मत्स्य भी है, पोल्ट्री भी है और सूक्ष्म जीव भी है, सबको इंटीग्रेटेड वे में काम कर रहे हैं। और अभी जो हमारा एक इमीडिएट हम लोग जो एक दिशा में काम कर रहे हैं, जो सीमेंट सॉर्टिंग बोलते हैं, कि हम लोग चाहते हैं कि जानवर में जो फीमेल है वो ज़्यादा हो, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, तो उस दिशा में हमारा एक काफ़ी अच्छा लीड मिल रहा है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1-2 साल में हमने अच्छा टेक्नोलॉजी दे पाएंगे। सिमिलरली हमारा जो एक उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, एक विंग बीन बोल के एक फसल होता है जो जनरली ट्राइबल लोग यूज़ करते हैं, उसका हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। उसमें ये जो आप देखेंगे कि कुछ पौधे में ये एक क्षमता है कि जो नाइट्रोजन है, हम लोग जो यूरिया डालते हैं, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने की करते हैं। तो जो उसका जो एक छोटा सा नोड्यूल बनते हैं रूट में, इसका सबसे बड़ा नोड्यूल बनते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको समझने का, उसका जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं कि क्या उसमें हो रहा है। अगर उसको हम लोग बाकी जैसे चाने में क्या और कोई जो हमारा दलहन है उसमें डाला जा सकता है, तो उसका अगर उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा फिक्सेशन होता है तो हमारा नाइट्रोजन का यूज़ जो एक्सटर्नली हम देते हैं उसको हम नहीं कर जो ज़रूरत पड़ेगा। तो इस सब डिफरेंट एरियाज़ में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग फैबाबीन में काम कर रहे हैं। उसमें जैसे आजकल एल्जाइमर डिजीज़ आते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर तत्व है जो उसका एल्डोपा को मिमिक करते हैं। तो उसको कैसे हम करके उसको हम लोग किसान तक पहुंचा सकते हैं, ताकि अल्टीमेटली एज अ कंज्यूमर आप मैं उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो ये तो चला गया, हो गया शोध में। हमारा जो एकेडमिक प्रोग्राम है जो बच्चों का, अभी हम लोग जैसे हर साल 20 के करीब बच्चे निकल रहे हैं, उसको अगले 2 साल में हमारा टारगेट है कि 50 बच्चे यूजी और पीजी मिला के निकले, जिसको इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमें 100 तक लेके जाना है हर साल में। तो ये आप जानते हैं इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्कुल और हमारे आईसीआर पूरा हमें सहयोग कर रहे हैं। हम लोग IRI मेगा यूनिवर्सिटी के पार्ट में पूरा इसको बना रहे हैं। आप लोग आइए और देखिए कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि अगले 2 साल क्या 3 साल में आप देखेंगे कि हमारा संस्थान और भी ज़्यादा इस रीजन में काम कर रहे हैं। और बाकी जो आउटरीच, किसान को ट्रेनिंग कराना, वो तो देखो हमारा रेगुलर एक्टिविटी है। ये जो डिफरेंट KVKs है, इसको स्ट्रेंथन करना, वो तो हमारा काम चलता ही रहेगा। अच्छा, एक और कि ये KVK के माध्यम से, जैसे आपने कहा कि जो कृषि इक्विपमेंट हम उनको खरीद करके देते हैं और वो अपना किसानों को एक नॉर्मल, क्या डायरेक्ट स्तर पर आपके यहाँ भी ऐसी कोई व्यवस्था है कि ये कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ही आप चलाते हैं? फिलहाल हम लोग कृषि KVK के सपोर्ट से ही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संस्थान का जो मेन मैंडेट है शोध, रिसर्च और एकेडमिक्स, बच्चों पढ़ाना। तो उसके साथ अभी हमारा जैसे जैसे मैन पावर बढ़ते जाएगा, हम लोग अपने कैंपस में भी इसको इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन इमीडिएटली हमारा जो फोकस है कि
क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के हमारे देश में ट्रेंड मैन पावर बहुत जितना ज़रूरत है उससे कम है। बिल्कुल। तो उस दिशा में भी हम लोग अभी ज़रूर करेंगे। चंद शब्दों में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, संदेश? मैं यही सब हमारे जो दर्शकों हैं आपको यही आग्रह करूंगा कि हमारे संस्थान से जुड़िए। अपने बच्चों को ज़्यादा पैसा दे के कोई प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियर नहीं बनाइए, हमारे संस्थान में भेजिए। हमारा फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है और अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे टीचर्स हैं। आप लोग बच्चों को तैयार करेंगे और कोई भी आप लोग लगता है कि कोई समस्या है जानवर के साथ हो, क्या मत्स्य में हो, क्या प्रोफेशनल में हो, आप लोग हमारे पास आइए। हम लोग अगर उसका समाधान दे सकते हैं हम लोग देंगे। अगर हमें लगता है कि नहीं और भी कोई विशेषज्ञ की ज़रूरत है, हमारा पूरा ICAR में नेटवर्क है, हम लोग उनके साथ भी आप लोग को जोड़ेंगे और आप लोगों को पूरी तरह मदद करने का कोशिश करेंगे। किसानों का, ग्रामीण क्षेत्रों का, ग्रामीणों का, पशुपालकों का, मत्स्य पालकों का और पक्षी पालकों का किस प्रकार विकास हो और वह देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत हो, डेवलपमेंट हो, ऐसे तमाम विषय को लेकर के हमने चर्चा किया। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आगे भी आपके सामने में समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।